हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 प्रकाश। चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो रिवाइज सिलेबस आया है 2020 एंड 21 का, उसके अकॉर्डिंग आपके इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो जो टॉपिक्स रिसेंटली चल रहा है वो है मानव नेत्र की संरचना। यही आपके कोर्स में आएगा, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र जो है वो एक बहुत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय माना जाता है, क्योंकि इसके सहायता से व्यक्ति आसानी से वातावरण के साथ जुड़ा हुआ होता है, वस्तुओं को देख पाता है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान होता है। मानव की जो आँख होती है वो लगभग 1 इंच व्यास की एक गोलाकार रचना होती है, जिसके कुछ निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र को बहुत अच्छे से आपको बनाना भी आना चाहिए और डायग्राम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चूँकि बाकी सारे पोर्शन हटा दिए गए हैं, तो इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर मानव नेत्र की जो संरचना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको ध्यान से आपको तैयार करना है। तो वापस से एक बार स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र के जो विभिन्न भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है श्वेत पटल यानी कि स्कैलेरिया। श्वेत पटल जो है, ये जो बाहर की गोलाई आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, जिसके द्वारा आँख मानव का नेत्र निर्मित होता है, ये श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है, स्कैलेरिया इसको कहा जाता है। आँख के सामने का अधिकांश भाग जो होता है वो आप हमेशा देखते हैं, आँखें जो होती है वो आपकी सफ़ेद होती है, तो अधिकांश भाग जो होता है वो श्वेत अपारदर्शी होता है, और ये अपारदर्शी परत जो है विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है, जिसे श्वेत पटल या हम स्कैलेरिया कहते हैं। अब इस श्वेत पटल का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, आपके आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आँखों के नेत्र के आंतरिक भाग जो है उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें कॉर्निया। कॉर्निया को हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाली ये उभरी हुई संरचना, श्वेत पटल का जो ये उभरा हुआ भाग होता है, उभरी हुई संरचना होती है आगे की तरफ, ये भाग जो है वो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है। मध्य में, श्वेत पटल के जो मध्य में उभरा हुआ भाग है वह पारदर्शी है, बाकी का हिस्सा जो है वो अपारदर्शी है, लेकिन ये जो भाग है ये क्या है, पारदर्शी भाग। और ये पारदर्शी भाग, उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया आँख का वह भाग है जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कॉर्निया जो है वो क्या है, श्वेत पटल के मध्य में उभरा हुआ एक भाग जहाँ से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट भाग है इसका परितारिका। परितारिका किसे कहा जाता है, तो ध्यान से देखिए, कॉर्निया के पीछे जो अपारदर्शी पर्दा है, ये जो कॉर्निया वाला भाग आपने देखा, इसके पीछे अपारदर्शी पर्दा, ठीक है, ये जो अपारदर्शी पर्दा है वो रक्तक पटल और दृष्टि पटल से जुड़ा हुआ होता है। रक्तक पटल और दृष्टि पटल, ये पीछे की हिस्से की आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, और दृष्टि पटल जो है इसके ये सेकंड वाला गोलाई, ठीक है, ये दृष्टि पटल है। तो सॉरी, ये दृष्टि पटल है अंदर वाला भाग। तो इससे रक्तक पटल और दृष्टि पटल से जुड़ा हुआ जो पारदर्शी पर्दा होता है, अपारदर्शी पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस या परितारिका जो है वो एक पेशीय डायफ्राम की तरफ फैलकर और सिकुड़कर पुतली या तारा के आकार को नियंत्रित करती है। अब पुतली या तारा क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। ये जो आगे आप देख रहे हैं कि कॉर्निया जो है, कॉर्निया के पीछे की तरफ ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पारदर्शी हिस्सा है, और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र आपको दिखाई देगा। ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये छिद्र जो है वो पुतली या तारा कहलाता है। और पुतली या तारा के आसपास ये जो गहरे रंग की डायफ्राम टाइप आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है परितारिका। ठीक है, तो परितारिका जो है वो क्या करती है, पेशीय डायफ्राम की तरफ फैलकर सिकुड़कर पुतली और तारा के आकार को नियंत्रित करती है, जिससे कि कितना प्रकाश नेत्र के अंदर जाएगा उस पर यह नियंत्रण का कार्य करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुतली या तारा। तो
तो दो आइरिस के बीच की जो स्थान है उस स्थान को, दो आइरिस के बीच का स्थान, ये जो ब्लू रंग का हिस्सा देख रहे हैं ये परितारिका है या आइरिस है, इसके बीच का जो हिस्सा छोटा सा छिद्र रूपा हिस्सा है उसे हम पुतली या तारा कह रहे हैं। तो पुतली का आकार जो है आइरिस की पर्दे की पेशियाँ और आँख की जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है उनसे नियंत्रित रहती है। यानी अभी अभी हमने पढ़ा कि परितारिका जो है वो फैलती और सिकुड़ती है जो कि पुतली या तारा के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो जब बाह्य वातावरण से तेज प्रकाश पुतली में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पुतली छोटी हो जाती है और ये किसकी सहायता से होती है, परितारिका की सहायता से। ठीक है, और जैसे ही मंद प्रकाश यानी बहुत कम प्रकाश जब पुतली के अंदर नेत्र में प्रवेश कर रहा होता है तब पुतलियाँ क्या हो जाती है, बड़ी। आपने देखा है आपकी आंखों की पुतलियाँ, जो ब्लैक कलर का डार्क हिस्सा आप देख पाते हैं, जो छोटा सा छिद्र है ना, ये जो होता है अधिक प्रकाश में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं आँखें। और जब बहुत कम प्रकाश होता है, अंधेरे में आप प्रवेश करते हैं, तो वो आँखें आपकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये सब कार्य किसकी सहायता से होता है, पुतली की सहायता से होता है। नेक्स्ट आता है लेंस। लेंस क्या है, जो नेत्र में ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये हिस्सा क्या है, उत्तल लेंस है। नेत्र का जो लेंस होता है वो एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, लचीला और पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। आँख की जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है उसकी सहायता से ये लेंस अपनी निश्चित स्थान पर टिका हुआ होता है। ये जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं, यहाँ जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है, इन पक्षमाभी पेशियों की सहायता से ये जो नेत्र लेंस होता है वो अपने स्थान पर टिका हुआ होता है। तो सामान्यतः लेंस जो है ये उत्तल लेंस है और इसमें एक समायोजन क्षमता पाई जाती है। नेत्र में कि जो लेंस है उसके अंदर अपनी जो वक्रता है उसको एडजस्ट करने की क्षमता होती है। यानी लेंस जो है वो कभी कभी फैलता है और सिकुड़ता है, तो उसके अंदर अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो नेत्र का जो लेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लचीला होता है, पारदर्शी होता है और उसके अंदर अपने आप ही फोकस दूरी, वस्तु के अकॉर्डिंग फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है। लेंस के पीछे की ओर क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा अधिक वक्रत होता है, यानी कि 6 mm वक्रता त्रिज्या वाला होता है। ठीक है, कार्य क्या है नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का कार्य है कि जो आपतित प्रकाश, जितना भी प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है उसको वो अपवर्तित करता है और अपवर्तित करने के पश्चात कहाँ पर, दृष्टिपटल पर। जितना भी प्रकाश आ रहा है वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, दृष्टिपटल पर इकट्ठा हो जाता है। दृष्टिपटल पर उसका प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या है, ये जो गहरे रंग की पेशीय तंत्रिकाओं युक्त जो आप ये परत देख पा रहे हैं नेत्र के अंदर, ये परत जो है वो किस श्वेत पटल के नीचे की वाले परत होती है, इसे हम क्या कहते हैं, गहरे रंग की परत होती है, रक्तक पटल कहते हैं इसे। ये जो पटल है कॉरॉइड भी कहते हैं इसको, काले रंग की पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है। रक्तक पटल जो है उसमें आँख में आने वाले प्रकाश का क्या करती है, अब कुछ प्रकाश का अवशोषण कर लेती है जिससे कि प्रकाश परिवर्तित नहीं हो, वापस परावर्तित नहीं हो, प्रकाश का अधिक परावर्तन ना हो, इसे रोकने के लिए रक्तक पटल पाया जाता है। ठीक है, तो आँख में प्रवेश करने वाले, नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परावर्तन को ये रोकने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा एक चीज़ और, रक्तक पटल जो है, रक्तक पटल के नीचे वाला हिस्सा जो है, ये लास्ट वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है दृष्टिपटल। तो लास्ट आ जाता है आपका दृष्टिपटल या रेटिना। तो आँख में यानी नेत्र में रक्तक पटल के नीचे आंतरिक, सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या होती है, रेटिना या दृष्टिपटल कहलाती है। ये जो आंतरिक परत आप देख पा रहे हैं ये होती है रेटिना, या इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। ये पारदर्शी झिल्ली के रूप में पाई जाती है और बहुत पतली झिल्ली होती है। रेटिना के लगभग मध्य में, सेंटर में एक वृत्ताकार बिंदु होता है। इस वृत्ताकार बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पीत बिंदु। इसी पटल पर कुछ क्षेत्र में ये क्या होता है, एक्चुअल में पीत बिंदु जो होता है वो
लेंस से परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश है वो दृष्टिपटल पर ही एकत्रित होता है और पीत बिंदु के आसपास क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। इसी पटल का कुछ क्षेत्र जो है वो दृष्टि तंत्रिका यानी नाड़ियों से जुड़ा होता है। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पर आकर सारी की सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ जाती है, ये जो तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। यदि अंध बिंदु पर प्रकाश का परावर्तित होकर, अगर प्रकाश परावर्तित होकर अंध बिंदु पर इकट्ठा होता है, तब प्रकाश बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। तब हम क्या होता है, उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अंध बिंदु और पीत बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क में दृष्टि तंत्रिका की सहायता से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये जो अंध बिंदु यानी कि दृष्टि पटल से ही क्या होता है, रेटिना से ही बाकी की तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है, और ये जो दृक् तंत्रिकाएं होती है, ये दृष्टि तंत्रिका, ये क्या करती है, बनने वाले प्रतिबिंब के सूचनाओं को कहाँ पहुँचाती है, मस्तिष्क में पहुँचाने का कार्य करती है, और वहाँ पर क्या होता है, उसकी व्याख्या की जाती है और वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या होता है, नेत्र गोलक के अंदर भरा हुआ, ये जो दृष्टिपटल और लेंस के बीच में, दृष्टिपटल और लेंस के बीच में भरा हुआ एक पारदर्शी द्रव होता है, अपारदर्शी द्रव होता है। ये जो अपारदर्शी द्रव, जिसे हम सघन द्रव भी कह सकते हैं, बहुत गाढ़ा द्रव होता है, ये क्या कहलाता है, काचाभ द्रव कहलाता है। और ये जो द्रव है वो प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। एक होता है जलीय द्रव, जिसे हम नेत्रोद्रव भी कहते हैं, जो कि ये पीले रंग के पदार्थ के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसे हम जलीय द्रव या नेत्रोद्रव कहते हैं, ठीक है। ये जो द्रव है ये कहाँ पाया जाता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है भरा हुआ। ये इस द्रव के अंदर सामान्य मात्रा में कुछ लवण घुले हुए होते हैं, जो कि क्या करता है, नेत्र की पारदर्शिता को बनाए रखता है और नेत्र को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये टोटली कंप्लीट हो जाता है आपका नेत्र की संरचना। दृष्टिपटल जो है, दृष्टिपटल की जो दृक् तंत्रिकाएं होती है, उनके अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उन दो प्रकार की तंत्रिकाओं के अंदर पहली तंत्रिका होती है शंकु और दूसरी होती है शलाका। तो शंकु और शलाका तंत्रिकाएं जो होती है, या कोशिकाएं हम कह सकते हैं, होती है, ये शंकु कोशिकाएं जो होती है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जो एक बार वापस से इसको देखें, रेटिना या दृष्टिपटल वाले पार्ट को, इस पार्ट में क्या होता है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं में भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु कोशिका और एक होती है शलाका। शंकु कोशिकाएं जो होती है वो तीव्र प्रकाश को ग्रहण करती है, यानी कि जब हम दिन में जो प्रकाश ये का अनुभव करते हैं, या जो दिन के समय जो वस्तु हमें दिखाई देती है, वो शंकु कोशिकाओं की वजह से दिखाई देती है। और शलाका कोशिकाएं होती है जो कि क्या करती है, धीमे यानी कि मंद प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करती है। और इसी के साथ साथ शलाका कोशिकाएं जो होती है वो रंगों को भी सूचनाएं देती है, यानी कि जब हम रात्रि के समय या कम प्रकाश के अंदर किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो शलाका कोशिकाओं के कारण देख पाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका नेत्र की संरचना। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु। जब हम वस्तु को देख पाते हैं हम नेत्र की सहायता से, तो आपने देखा होगा कुछ वस्तुओं को हम एक लिमिटेड आँखों के पास लाने के बाद उसके बाद हमें उसमें से कुछ दिखाई नहीं देता। एक लिमिटेड दूरी होती है, पर्टिकुलर दूरी, उसके बाद वहाँ तक ही वस्तु हमें दिखाई देती है। तो नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, वस्तु की आँख से, नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, कम से कम दूरी, यानी नेत्र से आप वस्तु को कितना पास रख पाते हो जिससे आप वस्तु को देख पाते हो, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी वस्तु ही आप देख पाते हो। अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी बहुत पास रख लेते हो वस्तु को, तो आप वो नेत्र से वो दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट देखें दूर बिंदु। तो दूर बिंदु वस्तु की आँख का वह अधिकतम दूरी होती है जहाँ से वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, यानी एक मनुष्य जो है, मानव नेत्र अनंत तक की वस्तुओं को देख पाता है। मनुष्य
अनंत उसका दूर बिंदु है। अब नेत्र की देखभाल। नॉर्मली नेत्र आपके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नाजुक माने जाते हैं, बहुत कोमल अंग माना जाता है। तो कोई भी अगर समस्या नेत्र में है तो किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर ही नियमित जांच करानी चाहिए। नेत्र दोष में हमें उचित जो प्रिस्क्राइब किए हुए चश्मे होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। नेत्र के लिए हमेशा कम या बहुत अधिक ज़्यादा प्रकाश, या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा प्रकाश जो है दोनों ही हानिकारक होते हैं। तो जो पर्याप्त प्रकाश होता है, जो सफिशिएंट लाइट होती है, उसी में हमको बैठकर काम करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, नेत्रों में खिंचाव हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक अगर हम प्रयोग किया जाए तो लेज़र टॉर्च वगैरह का अधिक प्रयोग करें तो रेटिना पर इफ़ेक्ट पड़ता है और रेटिना नष्ट हो सकता है। तीव्र प्रकाश से हमें नेत्र को बचाना चाहिए। किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने सीधा हमें नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। दूध का कण अगर गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जल से उसे धो देना चाहिए बार बार। डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर वो फिर भी ठीक ना हो तो। पाठ्य सामग्री दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। पुस्तक कभी भी नेत्रों के बहुत समीप और बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। भोजन में विटामिन ए की कमी से अनेक नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। जब भी हम भोजन की बात करते हैं तो आँखों के लिए रोशनी बढ़ाने के लिए आपके घर में बताया जाता होगा पालक खाइए या आयरन युक्त चीज़ें खाइए, सेब खाइए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ है जो कि नेत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी आपके शरीर में हो जाए, विटामिन ए की कमी शरीर में होने पर रतौंधी रोग हो सकता है। नेत्र दोषों को उत्पन्न करने का कारण होता है ये, ठीक है। तो रतौंधी रोग में क्या होता है कि रात के समय दिखाई नहीं देता या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। अब नेत्र दोष, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेत्र दोष और नेत्र की देखभाल। तो नेत्र दोष के अंदर देखिए धीरे जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है वैसे वैसे नेतृत्व में अनेक दोष होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे दोष हैं जो आयु पर डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग ये थोड़े से उल्टे चलते हैं। तो इस दोष में जो है व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का अर्थ ही हो गया निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती, तो उस व्यक्ति को हम निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कहते हैं। कारण इसका क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है, जैसे मनुष्य का दूर बिंदु क्या है, अनंत है, लेकिन वो दूर बिंदु क्या होता है, दूर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, यानी वो अनंत से हटकर पास आ जाता है। अगर वो अनंत से हटकर पास आ गया तो आप ये सोचिए कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी जबकि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए, और ये होता किस वजह से, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाने की वजह से होता है। नेत्र गोलक जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर पहले ही बन जाता है। इस वजह से वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, सामान्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर पहले बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वस्तु दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, ऐसा इसलिए भी होता है। अब इसका क्या उपाय है, संशोधन क्या है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करने से क्या होता है कि वह जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें हैं, उनको वो रेटिना पर फोकस कर देता है अवतल लेंस। इस वजह से क्या होता है कि वस्तुएं पुनः दिखाई देने लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कि जस्ट उल्टा हो गया। दूर दृष्टि दोष बोला है तो दूर की वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है इसका कि इसमें व्यक्ति का जो नेत्र बिंदु होता है, निकट का बिंदु जो होता है, वो निकट बिंदु दूर चला जाता है खिसक कर। ये निकट बिंदु दूर चला जाता है खिसक कर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है।
जब ये रेटिना के पीछे बनेगा तो क्या होगा, वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देगी। हमेशा ये याद रखें, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगी। तो ये रेटिना के पीछे बनता है, इस वजह से ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो अब उत्तल लेंस युक्त चश्मा लगाने पर क्या होता है कि जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है, इसीलिए वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में आयु के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती लगती है उसकी नेत्र की समंजन क्षमता में कमी हो जाती है, यानी नेत्र वस्तु के अकॉर्डिंग अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, और व्यक्ति की जो वृद्धावस्था में क्या होता है कि दूर और पास दोनों की ही वस्तुएं आपको दिखाई देना बंद हो जाती है, इस पर धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि द्विफोकसी लेंस युक्त जो चश्मा है उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाया जाता है। मोतियाबिंद व्यक्ति की आयु बढ़ने पर, ये भी आयु संबंधित रोगी है, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि व्यक्ति की आयु बढ़ने पर क्या होता है कि उसका जो नेत्र लेंस है वो धुंधला होने लग जाता है और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार का धुंधलापन को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद का संशोधन ये है कि आजकल मोतियाबिंद को हटाकर सीधा ही एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, इसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इस विधि में आँख में छोटा सा चीरा लगा देते हैं और उसी में लेंस को फिट कर दिया जाता है और मोटे चश्मे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है, ये तो नेत्र दोष कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। उसके बाद आ जाता है चलचित्र। चलचित्र किस प्रकार से दिखाई देता है, आपकी आंखों के सामने आप वस्तुओं को देख पाते हो, तो उसी तरह से कैमरा किस प्रकार से वस्तुओं को देख पाता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव जो है वो वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता है, एक टाइम के लिए वो आपकी आंखों के सामने चलता ही रहता है। तो लगभग 1/16 सेकेंड तक ये बना रहता है, यानी कि यदि नेत्र पर अगर आप प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक की दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बनाएं, यानी कि एक फिल्म बन जाए, जैसे कि नेगेटिव चलती है ना स्टूडियो में, उसी की तरह तो किसी गतिशील वस्तु की स्थिर प्रतिबिंब अगर बन जाए तो नेत्र को वो वस्तु चलचित्र की भांति दिखने लग जाती है, यानी चलती फिरती ही अनुभव होगी। ठीक है, तो हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में क्या होता है, रील्स होती है। वास्तव में वहाँ पर कोई एग्जैक्टली मौजूद थोड़ी होता है, वहाँ पे ओनली क्या होती है, रील होती है। उसमें पिक्चर्स जो होती है बहुत स्पीड से चलाए जाते हैं और नेत्र के सामने उन्हें कितनी 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रतिबिंब जो है वो हमें क्या होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम चलचित्र को देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी जो नेत्र होती है उनकी संरचना अलग होती है। जंतुओं के नेत्र अलग अलग तरह के संरचना युक्त होते हैं। जैसे केकड़े के जो नेत्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख पाता है। हम देख पाते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो उसे पता लग जाता है। इसी तरह से तितली के भी नेत्र बड़े होते हैं बहुत, जो कि एक्चुअल में संयुक्त नेत्र का प्रकार है, यानी कि वो सिंगल नेत्र नहीं है उसका, उसके बहुत सारे आईज मिलकर एक बड़े आई बनाने का काम करते हैं। और ये केवल सामने और पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे को भी देख सकते हैं। इसी तरह से उल्लू जो है वो रात में भली भांति देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत दिन के जो प्रकाश के सक्रिय पक्षी होते हैं वो दिन में अच्छे से देख पाते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते। ऐसा रीज़न क्या है? तो उल्लू के नेत्र में जो होता है वो कॉर्निया बड़ा होता है और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में वो अधिक प्रकाश प्रवेश कर पाए, इसीलिए वो रात को देख पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती है। शलाका कोशिका का काम क्या है? मैंने आपको कहा था ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो ये क्या करती है, रात के समय प्रकाश को ग्रहण करने का काम करती है। और शंकु कोशिका इसमें बहुत कमी होती है, इसलिए ये दिन को नहीं देख पाता है। जबकि जो विपरीत पक्षी जो होते हैं जो दिन को देख पाते हैं उनकी नेत्रों में शंकु कोशिकाएं अधिक होती है, शलाका कोशिकाएं कम होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। देखो जो चाक्षुष विकृति वाले पक्षी यानी कि व्यक्ति ऐसे जो जिनकी जो नज़रें होती है वो कमज़ोर होती है या कोई ना कोई उनमें डिफेक्ट होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फिर भी पढ़ लिख पाते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें कि बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जो वो दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं, यानी कि उनकी दृष्टि में कोई ना कोई दोष होता है, तो उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही होते हैं, कुछ व्यक्ति बीमारी के कारण हो जाते हैं, अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा या अपनी ध्वनियों द्वारा क्या कर सकते हैं, सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, जिससे क्या हो सके वो अतिरिक्त संसाधन बनाकर अपनी क्षमताओं को विकसित करके सक्षम बना लेते हैं। अब ये संसाधन कौन से होते हैं? संसाधन भी दो प्रकार के हैं, एक है अप्रकाशिक संसाधन और एक प्रकाशिक संसाधन। तो अप्रकाशिक संसाधनों में चक्षुष साधन कौन से हैं? स्पर्श साधन हो गया, जैसे छूकर किसी चीज़ को पहचानना या सुनकर किसी चीज़ को पहचानना, श्रवण साधन, ठीक है। जबकि चाक्षुष साधन जो होते हैं, जो कि प्रकाशिक साधन माने जाते हैं, तो शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, यानी बड़े कर सकते हैं, लेंस टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं और उचित तीव्रता का प्रकाश ये प्रदान करते हैं, जिससे सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन पाटी, शलाका आदि सम्मिलित होते हैं, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टैप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें और अन्य साधन सम्मिलित होंगे। श्रवण यानी सुनकर चीज़ें को पहचानना, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वही प्रकार की होगी। बोलने वाले कैलकुलेटर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध है, जो कि आवाज़ करते हैं, साथ में जितना आप उसको टैप करोगे आवाज़ करेंगे, जिससे अनेक संगणक के कार्य कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविज़न भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विप्रयास यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रदीप्ति आवर्धित करता है, यानी बड़े बड़े अक्षर दिखाने का कार्य करता है। आजकल श्रवण सीडी और कंप्यूटर के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने और लिखने में अत्यधिक सहायता करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो इन डिसेबल्ड पर्सनस को स्पेशल काइंड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो इजीली उस चीज़ को पढ़ सकें, ठीक है, और लिख सकें। प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक और दूरबीन साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चॉकबोर्ड और कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इनमें प्रकाशिक साधनों के बारे में पूछा जाता है, तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक संसाधनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेल पद्धति क्या है। तो ब्रेल पद्धति क्या है? आप जानते हैं कि जो चाक्षु विकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक जो लोकप्रिय साधन है जिनके द्वारा वो दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं वो है ब्रेल लिपि। किसने इन्वेंट की थी? तो लुई ब्रेल जो है स्वयं एक चाक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने इन सभी व्यक्तियों के लिए क्या किया, एक पद्धति विकसित की जिसे कि 1821 में प्रकाशित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है डेट, आपको याद रखनी है। वर्तमान पद्धति में 1932 में अपनाई गई थी, जो कि अभी रिसेंटली चल रही है, वो 1932 में अपनाई गई थी। और सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जा सकता है। तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं, मतलब बिंदुनुमा पैटर्न्स होते हैं, छाप होते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न में डॉट्स लगे होते हैं और प्रत्येक छाप का एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय यानी कि ग्रुप्स और सामान्य शब्द अथवा व्याकरणकरण चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदुओं को एक मतलब एक डॉट्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो फिक्स नंबर को या फिक्स वर्ड को शो करता है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। 3-3 का सेट बनता है। तो अनेक अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर और कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए एक बिंदु की पैटर्न आपको आपकी बुक में दिया गया है। इसी पैटर्न में वो ब्रेल लिपि भी होती है। इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षु विकृत व्यक्ति इन्हें छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। इस स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, उभार दिया जाता है। अब कुछ चाक्षु विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय भी दिया गया है, जैसे कि दिवाकर नाम का एक प्रतिभा संपन्न
बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए थे और जन्म से पूर्णतः चाक्षु विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने एक संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में अपनी विशेषता को दर्शाया। श्री लाल आडवाणी, जो कि स्वयं चक्षु विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका की एक लेखिका और प्रधानाध्यापिका हेलन केलर, और ये सबसे प्रचलित नाम है जिसको जाना जाता है, हेलन केलर जो थे वो संभवतः क्या थी, समविविध और प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प और साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी और स्टोरी ऑफ माय लाइफ यानी 1903 में जब ये आई थी तो सहित उनके अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका कंप्लीट ये चैप्टर प्रकाश से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में आपके इतने ही टॉपिक आएंगे और आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर तैयार करना है। थैंक यू।